अच्छा, अस्सलाम वालेकुम लेडीज। आप लोगों के लिए से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के जो भी क्वेरीज हैं, हम लोग ने ये सेशन जो है वो क्वेश्चन आंसर के बेस पे रखा है। तो जो भी आप लोग अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं, अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कीजिए। और अशर भाई हमें इसका रिप्लाई करेंगे, हमें गाइड करेंगे। थैंक यू। तो आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताइए। जी हिना। क्वेश्चन ये है, अगर हमने नए पेयर लगाए हैं, मतलब इस साल उन्होंने फर्स्ट ब्रीड अपनी करनी है, और वो अच्छे महंगे पेयर हैं, तो क्या मुझे उनसे फर्स्ट क्लच उनसे ही रेस करवाना चाहिए चिक्स का, या मुझे फर्स्ट क्लच से ही उनको फॉस्टर कर लेना चाहिए? ओके। जी मैम, पहले मैं आपसे क्यूरी करूंगा कि व्हाट इज योर इंटेंशन, कि आपने जो भी आपके एक्सपेंसिव पेयर्स हैं उनसे कितनी ब्रीड लेनी है या कितना रिप्रोड्यूस करवाना है। फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रॉपरली थॉरली आंसर करूंगा। मेरा तो ये है कि जिनसे उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, और उनको अच्छा रेस्ट भी मिल जाए, और उनकी जो भी हेल्थ है वो भी सही रहे। गुड। ओके। एंड हाउ यू नॉर्मली फॉस्टर? आप क्या करती हैं, एग्स उठा के किसी और पेयर को दे देती हैं और फिर उसी पेयर को वेट करवाती हैं कि वो दोबारा एग्स दे और फिर उठा के इस तरह से करती हैं? क्या प्रोसीजर मेरी है? क्योंकि प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके। मेरी प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद थोड़ा सा आपको लगेगा भी कि ये मैं कुछ नहीं, पुलिस दैट्स का फाइन। काम करती हूँ, मैं बहुत लेकिन जो सारी मैं अपना करती हूँ वो मैं आपको बताने लगी हूँ। श्योर मैम। मेरे कुछ पेयर्स हैं जो अच्छी इंक्यूबेशन नहीं करते, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर इवन फॉस्टर पेयर्स भी है ना, तो जी फॉस्टर मैम। पेयर के एग उठा के जो ठीक। महंगे पेयर्स हैं उनके नीचे रख देती हूँ, और जो महंगे पेयर हैं जो मुझे लगते हैं कि इनकी मुझे इंक्यूबेशन और हैचिंग अच्छी चाहिए, और जो मेरे फॉस्टर पेयर्स कुछ अच्छी इंक्यूबेशन कर देते हैं, तो वो मैं उधर उनके कर देती हूँ। इस तरह थोड़ा सा उलट काम हो जाता है। मेरे अच्छे महंगे पेयर फॉस्टर्स के बच्चे निकाल रहे होते हैं, वो जितने भी निकाले, 2 निकाले, 3 निकाले, और जो मेरे एक्सपेंसिव पेयर के चिक्स हैं वो फॉस्टर पेयर के नीचे हैच होते हैं। इस तरह ये मेरी थोड़ी सी फुलिश कह लें, या मेरी मेरी मेंटली सेटिस्फेक्शन कह लें, कि मैं उनका है। साइकिल डिस्टर्ब नहीं करती, जो उनका प्रोसीजर है वैसे ही चलता है। ठीक है मैम। लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ मैं उनकी इंक्यूबेशन के हवाले से, ताकि बेहतर हो सके और हैचिंग अच्छी हो, इस तरह ठीक मैं है। चेंजिंग कर देती हूँ। श्योर। अब सर मेरा एक सवाल है कि क्या आप फॉस्टिंग सिर्फ इसी मकसद से करती हैं कि बच्चों का सर्वाइवल ठीक रहे या प्रोडक्शन ज्यादा हो? क्योंकि जो आप मुझे बता रही हैं उससे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज के वो आपके पास अच्छे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स नहीं होते तो आप उनको फॉस्टर करती हैं ताकि उनका सर्वाइवल अच्छा रहे, राइट? तो अगर आप बिल्कुल ऐसे ही। नियत से करती हैं तो फिर तो आप जितना मर्जी करें फॉस्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस नीयत से करती हैं कि मुझे उनकी प्रोडक्शन बढ़ानी है या किसी बर्ड से आप प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस ज़्यादा करवाना चाहती हैं, तो फिर उसमें कुछ चीज़ों का आपको डेफिनेटली ख्याल रखना पड़ेगा कि आप किसी बर्ड से उतनी ही ब्रीड लें जितनी एक नेचुरल मतलब वे में ली जा सकती है या लेनी चाहिए, ना कि उन पर बहुत ज़्यादा मतलब ओवर बर्डन उनको करें ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट्स और पुअर हो जाते हैं। बाय द वे, शुरू के क्लचेस तो अच्छे आते हैं आपके पास, लेकिन आगे जाके आपके पास प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उस हवाले से पूछना चाह रही हैं तो उसमें मैं जो हम जर्नल ट्रिक्स जो फॉलो करते हैं आप लोगों से शेयर शेयर कर देता हूँ। तो कभी आपको वो भी जरूरत पड़े रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो आप उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? जी जी। अब उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब प्रोडक्शन बढ़ानी होती है ना, तो हम एक चीज़ बड़ी मतलब इनिशियल स्टेजेस से ही अपने एंड पे रखते हैं कि हम नॉर्मली फोकस करते हैं ज़्यादा मेल्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सपेंसिव बर्ड्स हैं और मैंने उससे प्रोडक्शन बढ़ानी है। मिसाल ले लेता हूँ, एक डन फेलो है। तो डन फेलो की हर किसी की ख्वाहिश होगी कि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन करवाऊँ। तो उसमें क्या होगा, फिर हम प्रेफर करेंगे कि हम डन फेलो का मेल ले लें और उसके साथ नॉन स्प्लिट्स या स्प्लिट्स की मल्टीपल फीमेल रख लें। अब हम क्या करते हैं, एक ही मेल को मल्टीपल फीमेल्स के साथ यूज करते हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है? मैम प्लीज म्यूट कर दें जिनका माइक। जी।
तो मैं कह रहा था कि हम बेसिकली मेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पास अच्छे मेल्स हों जो कि मल्टीपल हैंड्स के साथ लग सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक मेल और उसके साथ मल्टीपल हैंड्स रोक के रखते हैं, और हम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन एक ही मेल को 2 या 3 फीमेल्स के साथ करवाते हैं। प्रोसीड। मैम प्लीज, मिसेस खालिद, काइंडली आप लोगों को म्यूट कर दीजिए हो रहा है, ताकि डिस्टरबेंस नहीं हो। आपका अपना भी म्यूट पे आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं व्हेन यू टॉकिंग टू मी। जी जी, वो जी मैम। एक्चुअली मैंने इसी वजह से अनम्यूट किया हुआ था कि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, दैट्स गुड। चलें, जो भी न्यू आता है काइंडली मेक श्योर वो म्यूट हो जाए, क्योंकि वो फिर एक दफा सारा रिदम टूट जाता है। जी जी। जी मैम, तो मैं कह रहा था कि हम बेसिकली मेल्स पे फोकस करते हैं, उनके साथ मल्टीपल फीमेल्स रखते हैं, और इस तरह से करते हैं कि एक मेल ने जब एक फीमेल के साथ क्रॉस ब्रीड करके एग्स ले कर दिए हैं, तो हम मेल स्वैप कर देते हैं, दूसरी फीमेल दे देते हैं उसको न्यू केज के अंदर न्यू फीमेल के साथ। उसमें फिर फर्दर चीजें होती हैं कि वैसे मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स जो होती है ना, अच्छी फीमेल्स, वो अकेली ही अपने बच्चे इंक्यूबेट करके हैच करके पाल लेती हैं। लेकिन ये जरूरी भी नहीं होता, समटाइम बर्ड डिस्टर्ब भी होता है, या फॉर एग्जांपल वो एक अच्छा पेरेंट नहीं है, तो वो प्रॉपरली इंक्यूबेशन नहीं करेगा और प्रॉपरली बच्चे हैच करके उसको पालेगा नहीं, इसलिए आपने उस पर नजर रखनी होती है। मतलब डेली बेसिस पे हम बर्ड्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और इस तरह की सूरत में हम क्या करते हैं, उसके एग फिर उठा के किसी और के पास मतलब फॉस्टर कर देते हैं। तो ये हमारी पहली प्रैक्टिस, मतलब हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम फीमेल्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालते। हम सिर्फ मेल्स के ऊपर मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेस डालते हैं कि उसको मल्टीपल फीमेल्स के साथ चलाते हैं। अब उसमें क्या फायदा होता है कि अब आपके पास एक मेल है, अच्छा मेल है जो मल्टीपल फीमेल्स के साथ लगने वाला है, तो आप इजीली उससे ना एक विद इन अ सीजन इजीली इजीली 6 to 7 ब्रीड्स ले सकते हैं, जो कि नॉर्मली एक पेयर से कभी पॉसिबल होता ही नहीं है। आप जितना मर्जी उसको मेडिसिन दें, बार बार उसके एग उठा के रखें। और एक और मजे की चीज ये होती है कि इस प्रोसीजर से आपके पास जितने भी चिक्स प्रोड्यूस होते हैं वो हेल्दी होते हैं, हेल्थ वाइज कंप्रोमाइज नहीं होते बिल्कुल भी। ऑन द अदर हैंड, जब आप एक ही पेयर के ऊपर लोड डालते हैं ना, तो फीमेल बेचारी जो है आफ्टर 3 क्लचेस जो भी रिप्रोड्यूस करती है ना, उस उसके बच्चों में जो है वो चीज ही नहीं होती है, मतलब वो जान ही नहीं होती है, इन शॉर्ट कह लें। उसके मतलब जो ज्यादा एक्सेसिव फोस्टरिंग के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप वो फेस करना शुरू कर देते हैं कि बर्ड स्ट्रेस में जा रहे हैं, प्लकिंग शुरू कर दी, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, बच्चे वीक आ गए एंड ऑल दैट। मतलब वो सैकड़ों किस्म के मसले मसले मसाइल हैं। तो हमारा तो बीइंग प्रोफेशनल्स फॉस्टरिंग का ये तरीका होता है। अब उसमें एक बड़ा ही की पॉइंट है, ये मैं जरूर आप लोगों से शेयर करूंगा, कि हर मेल जो होता है ना, हर मेल ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने बेसिकली ऐसा मेल ढूंढना होता है, काइंड ऑफ। और ढूंढते किस तरह, आप जब हम बात करते हैं ना पेडिग्री की, बर्ड हिस्ट्री की, तो उसमें ये चीज आपको बेसिकली एज अ क्लू मिलते हैं कि इसमें चांसेस हैं कि ये मेल आगे अच्छा मेल होगा और मल्टीपल हैंड्स के साथ लगेगा। मिसाल के तौर पे मुझे कोई मेल चाहिए और मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइप का मेल हो जिसको मैंने मल्टीपल फीमेल्स के साथ यूज करना है, तो मैं जिससे भी बाय करूंगा ना, मैं बर्ड की हिस्ट्री लूंगा कि ये बर्ड कितने बर्ड के साथ ब्रीड हुआ है, और उसकी एक्टिविटी भी नोट करूंगा कि फॉर एग्जांपल वो बर्ड है आपके सामने, आप किसी से बाय करते हैं, उसके पेरेंट्स आपके सामने, तो उसको मैं नोटिस करूंगा कि वो मतलब हेल्थ वाइज कैसा है, फीचर वाइज कैसा है, और बाकी चीजें तो डेफिनेटली मुझे ब्रीडर बताएगा कि ये ब्रीडिंग वाइज कैसा है, या उसने इसके साथ कितनी मतलब फीमेल्स को ब्रीड करवाया, या ये पेयरिंग में कैसा है, कि मतलब ये हिस्ट्री तो आपको ब्रीडर बता ही सकता है। तो हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी नोट आउट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, जब हमने कोई बहुत ही एक्सपेंसिव बर्ड बाय करना है और हमारी ये इंटेंशन है कि हमने इससे ब्रीडिंग आगे फर्दर जो है फॉस्टरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा रिप्रोडक्शन करवानी है। तो ये पॉइंट आपने भी नोटिस करना है, क्योंकि ये जो चीज होती है ये बेसिकली जेनेटिकली ट्रांसमिट होती है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मेल को मल्टीपल फीमेल्स के साथ लगाएंगे तो लग जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी उसके अंदर इनहेरिटेंस के थ्रू मतलब साथ साथ आ रही होती है। तो ये यू नीड टू एक्सप्लोर दैट एक्चुअली व्हाइल बाइंग द बर्ड। आपको थोड़ा सा डिग आउट करना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है ब्रीडर से, वो आपको इसकी हिस्ट्री देता है, फिर आप उससे अंदाजा लगाते हैं कि यस दैट विल बी अ गुड मेल टू मतलब यूज विद मल्टीपल फीमेल्स। आई होप यू अच्छा आई अशर भाई, आंसर। थैंक यू। होप उनको आंसर मिल गया होगा। अब हम अगले, हमारी कोई और सिस्टर उनकी क्वेश्चन हो तो प्लीज हैंड रेज कीजिए उम्मी और हमजा। जी। अपना क्वेश्चन बताइए। जी, ओके। आप अनम्यूट कीजिए पहले तो अपने आप को।
ऐसे एवरी आपने हैंड रेस किया हुआ है, यू कैन क्वेश्चन, आपने आपको अनम्यूट करके आप जो है वो क्वेश्चन कर सकती हैं। जी जी। अगर कोई ऑडियो पे क्वेश्चन नहीं करना चाहता तो आप जो है मैसेज टाइप कर दें, मैंने सेकंड विंडो ओपन कर ली, अस्सलाम वालेकुम। के मैसेज भी देख सकता हूँ। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आशर भाई, मेरा सवाल ये है कि जब अब ये हैचिंग स्टार्ट हो जाएगी और बच्चे अब हैच हो रहे हैं और हम इनके ना इन्हें हेल्थ वाइज कैसे इतना एक्टिव और इतना मेरा कहने का मतलब है कि इतना। अच्छा मैं जी जी मैं हेलो। जी जी मैं सुन पा रहा हूँ, हाँ आप जी। कंटिन्यू करें। मैं ये कह रही हूँ कि अब ये जैसे ना हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाएंगे जिसकी वजह से हमारे बर्ड एक्टिव हो और वो जितनी भी डिजीज आती हैं और जितनी भी बीमारियां आती हैं उन्हें फेस कर सकें, उसमें यानी कि मोर्टेलिटी रेशियो भी कम हो और इन सब चीजों को वो फेस कर सकें, और हेल्थ वाइज भी उनका साइज और उनकी हेल्थ कैसे हम ना अच्छी बेहतर बना सकते हैं उनकी जी क्वालिटी को, ओके मैम। अच्छा आप और माइक, इनकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट अप हो सकती है, जरा इस बारे में बताइएगा कौन सी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। चलें ठीक हो गया। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। मैं इस पे भी तफसीलन बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी मिले कि मैं उस पे इस तरह से क्यों कमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बड़ा स्ट्रेट ठीक। फॉरवर्ड आपको बताऊं कि मैं टोटली एंटी, मतलब ये जो कह लें सिंथेटिक चीज़ें, अननेचुरल चीज़ें हैं, इनके बहुत खिलाफ हूँ और मैं पर्सनली भी इन चीज़ों पे रिलाई नहीं करता या फोकस नहीं करता। हाँ, जो बीमारियां हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, डिजीजेज हैं या प्रॉब्लम्स हैं बर्ड में, उन चीज़ों को सिर्फ जेन में रखते हुए जब मुझे रिक्वायर्ड होती है मेडिसिन तो मैं तब यूज़ करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये जो आपका क्वेश्चन है दैट्स रिलेटेड टू बेसिकली बर्ड क्वालिटी, बर्ड हेल्थ, बर्ड सर्वाइवल, तो इसमें मैं आपको नेचुरल तरीके ही बताऊंगा और कुछ ऐसी भी चीज़ें शेयर करूंगा जो शायद आपके नॉलेज में नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी हम ऐसी क्या चीज़ दें कि बर्ड जो है क्वालिटी के हों, तो आप जो मर्जी दे लें, बर्ड क्वालिटी के नहीं हो सकते अनलेस के उनके पेरेंट्स क्वालिटी के नहीं है। मतलब कहने का मकसद है कि कुछ क्वालिटी ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो पीछे बर्ड अपने पेरेंट्स से कैरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स अच्छे साइज के हैं, अच्छे स्ट्रक्चर के हैं, अच्छे स्टांस के हैं, अच्छी क्वालिटी, मतलब क्वालिटी वाइज उसके जितने भी फीचर्स हैं वो अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चे रिप्रोड्यूस होंगे वो क्वालिटी के ही होंगे, चाहे उन्हें मतलब आप किसी भी पेरेंट के नीचे उठा के फॉस्टर कर दें। तो इट डजंट रिलेट टू एनी डाइट स्पेसिफिकली। हाँ, डाइट जो है वो बेसिकली हेल्थ के साथ बेसिकली लिंक होती है। तो डाइट में आप ऐसी चीजें दें जिससे बर्ड हेल्दी हो, तो वो मैं आपको बताता हूँ हमारी रूटीन क्या होती है कि हम नेचुरल को फोकस करते हुए, मेरी पर्सनल रूटीन ये होती है कि मैंने डेली एग फूड भी देना होता है बर्ड्स को और डेली के डेली मैंने इनको वेजिटेबल्स भी देनी है। एग फूड तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि एग फूड में बॉयल एग्स आते हैं, फिर उसके अलावा आप ब्रेड क्रम वगैरह यूज़ करते हैं या रस्क को यूज़ करते हैं। अगर आप उसमें किसी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं नेचुरल प्रोडक्ट्स ही उसमें, मतलब जिसमें सिंथेटिक चीज़ें एडेड नहीं है, वही रिकमेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल एग फूड आता है बर्ड का, तो उसमें सिंथेटिकली कुछ भी वो ऐड नहीं करते हैं, वो क्लेम करते हैं कि नेचुरल चीजें हैं इसमें सारी, उसमें कोई अननेचुरल चीजें नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि उसमें सिंथेटिक मल्टीविटामिन और इस तरह की चीजें ऐड की हुई हैं। उसमें वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने एग्स ही ऐड किए हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट जो एग फूड मार्केट से इम्पोर्टेड वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लोकल वन। मेरा लोकल से किसी से कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको उसके मतलब साइड इफेक्ट्स बता देता हूँ या प्रॉब्लम बता सकता हूँ जो हो सकते हैं लोकल टाइप के एग फूड यूज करवाने में, जो कि बहुत स्वेयर होते हैं। अब देखें, ये जो एग फूड होता है ना, ये एग्स होते हैं, ये एक वायरस होता है सैल्मोनीला वायरस, उसका बहुत ही जिसको कह सकते हैं पोटेंशियल सोर्स है। तो हमारे पास जो लोकली मेड प्रोडक्ट्स है ना, किसी के पास कोई किसी किस्म की ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से ये एग फूड बना रहे हैं। उसमें माजरत के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, कहना चाहूंगा कि मेजोरिटी जो मैंने जो लोकली एग फूड्स हैं वो अ, रसों का चूरा है और वो जिसको कहते हैं ना कि बेकरी का वेस्ट है, वो उसको एग फूड हाँ। दे के इतना सेल करे जा रहे हैं और लोग भी बगैर सोचे समझे उसको बाय करते हैं और देते हैं। और डेफिनेटली वो बर्ड की हेल्थ को इस तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लेकिन वो आहिस्ता 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 या खुदा ना खास्ता जिस टाइम इस तरह की कोई लॉट आ गई आपके पास उस एग फूड की जो कंटेमिनेटेड है, जिसमें सैल्मोनेला डेवलप हो चुका है,
तो फिर आपको पता लगेगा कि ये कितना बड़ा ब्लंडर करते हैं हम लोग, के लोकली प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। इस तरह की अगर आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है तो मैं यही कहूँगा कि हमेशा कोई ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसके पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी प्रोडक्शन की कोई प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो, कोई प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू वो मतलब जो भी मतलब एग फूड है वो बना हो। तो ये चीज़ आपने ज़रूर ख्याल करनी है। खैर हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा था कि एग फूड एंड वेजिटेबल्स आर वेरी नेसेसरी, जो कि हेल्थ वाइज बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं, उसकी ग्रोथ के लिए। जितना हाई प्रोटीन फूड होगा ड्यूरिंग ब्रीडिंग बर्ड को आप देंगे, बच्चों की ग्रोथ उतनी फास्ट और उतनी अच्छी होगी, वो हेल्थ वाइज उतने अच्छे रहेंगे। रही बात इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, तो उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है। इम्यूनिटी भी जो है वो बेसिकली हेल्दी डाइट, हेल्दी इन्वायरमेंट और इन्हीं चीज़ों से आती है। तो जब अल्टीमेटली आप हेल्दी डाइट और हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे होंगे बर्ड को, तो अल्टीमेटली आपके बर्ड का इम्यून सिस्टम भी बेहतर रहेगा। लेकिन इसको इन्हांस करने के लिए आप ऐसी चीज़ें यूज़ करवा सकते हैं जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, तो उससे इम्यूनिटी बर्ड की जो अच्छी रहती है। उसमें बहुत सारी डिफरेंट सब्जियां हैं, फॉर एग्जांपल गाजर, चुकंदर वगैरह, लौकी वगैरह, आप इनको वो यूज़ करवाएं। इनकी डेली जो रूटीन है उसमें ये चीज़ें ऐड करें। या फॉर एग्जांपल उनके फॉर एग्जांपल आप समझते हैं आपके बर्ड्स की जो है वो जो है डाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है, उनके क्रॉप ज़्यादा देर फिल रहते हैं, बट डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप उसको नेचुरल चवरका जो हमदर्द का आता है उस टाइप की प्रोडक्ट्स यूज़ करवाएं। या एवी हर्ब इज़ ऑल्सो गुड, ऑल्दो ये जो है वो शॉप से ही मिलती है, लेकिन इसमें कुछ सिंथेटिक चीज़ें नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट डिस्क्रिप्शन। वो भी समझ लें एक ये चवरके का ही इंग्लिश फॉर्मेट है, तो उसको उन्होंने एवी हर्ब का नाम दिया हुआ है। दैट्स ऑल्सो लिक्विड, आई गेस फ्रॉम बीटा फॉर्म। तो इस टाइप की चीज़ें जिसमें सिंथेटिक चीज़ें नहीं है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा है, वो आप यूज़ करवाएं, तो आपके बर्ड की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। अच्छा अशर भाई, ब्रीडिंग कंडीशन में बर्ड आ गया है और जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की का बहुत ज्यादा असर हुआ है इस टाइम पे ब्रीडिंग सीजन के ऊपर, कि जो सीजन अगस्त और सितंबर में स्टार्ट हो जाता था वो अब तक भी कुछ एरियाज में या कुछ शहरों में, या अभी भी सारे बर्ड अगर एवियरी में सारे पेयर्स हैं तो वो सब ब्रीड पे नहीं गए या कंडीशन में नहीं गए। तो ठीक है। उसके लिए कोई टिप जरूर दीजिए हमारी तमाम लेडीज को कि क्या इस टाइम पे वो इसके लिए अपना अपने फूड में डाइट में चेंजेस करें। ठीक होगा, जी देखें। जवेरिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं। ओके। अच्छा, ये इस पे थोड़ा सा जरा आप टिप जरूर दीजिए हमारी बहनों को। ठीक है मैम। मैम देखें, क्लाइमेट जो है ना वो कभी भी एक तरह का नहीं रहता है डेफिनेटली। आपने सिर्फ चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है ड्यूरिंग दिस क्लाइमेट चेंज, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी कोई क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो आपने मेक श्योर ये करना होता है कि बर्ड के इन्वायरमेंट में कोई सडन जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं हो। फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम अगर 26 डिग्री चल रहा है और एकदम से जो है वो कह लें कि मौसम ऐसा बन जाता है कि बारिश स्टार्ट हो रही है, हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर ड्रॉप टू 13 डिग्री। आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के सिनेरियो में अपने बर्ड्स का मतलब बर्ड रूम को कवर कर लेना, इमीडिएट जो क्लाइमेट चेंज है उससे बचाना है, क्योंकि ये चीज़ बर्ड को बीमार करती है। जो एक जो जिसको कहते हैं ना कि स्लोली क्लाइमेट चेंज हो रहा था, जिसमें नॉर्मली आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है, ये चीज़ बर्ड को कभी इफेक्ट नहीं करती है। एंड बिलीव यू मी, मैंने अपने बर्ड्स को आउटडोर में ओपन में रखा हुआ है। मतलब अभी नहीं, अभी तो मेरा इंडोर सेटअप है, पहले की बात बता रहा हूँ। और मेरे पास मेरे बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सरवाइव किए हैं। इनफैक्ट जस्ट सरवाइव नहीं किए, देवर हेल्दी। और इसी तरह अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता था बाहर शेड का, जब मेरा आउटडोर था। और वहां पे भी बर्ड नॉर्मल होते थे। तो तब मुझे ये अंदाजा हुआ कि बर्ड जो है वो वेरी फ्लेक्सिबल टू एडजस्ट विद इन अ क्लाइमेट, अगर वो स्लोली हो। लेकिन जब जब सडन क्लाइमेट चेंज देखा मैंने, वहां पे मैंने देखा बर्ड बीमार हुए। फिर विद द एक्सपीरियंस मैंने सीखा कि ये चीज़ मुझे सडन क्लाइमेट चेंज अगर होता है तो फिर मुझे टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। अदरवाइज सर्दियाँ आई हैं, कोई इश्यू नहीं है, मैं कोई हीटर नहीं लगाऊंगा। अगर स्लोली मेरे बर्ड एडजस्ट हो चुके हैं उस क्लाइमेट में, तो मेरा शेड का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। मैंने क्या करना होता है, जनरल प्रैक्टिस होती है कि मैंने अपने बर्ड्स को
डायरेक्ट हवा से सिर्फ बचाना होता है कि मेरे किसी बर्ड को डायरेक्ट हवा ना लग रही हो। लेकिन ऑन अदर हैंड मैं पूरा शेड कवर करने के बावजूद इस तरह से रखता हूँ अपने एंड पे चीजें कि फ्रेश एयर भी मेरे शेड में आए। डेली फ्रेश एयर आ रही है, जा रही है, डेली के हर टाइम 24 आवर्स इनफैक्ट फैंस, मेरे जो एग्जॉस्ट फैन है वो चलते रहते हैं। और कहीं से मैं स्मॉल ओपनिंग दिसंबर जनवरी में भी रखता हूँ कि फ्रेश एयर इनटेक हो रहा हो, और वहां से जो है इन्वायरमेंट से जो डिफरेंट गैसेस जो डेवलप हो रही हैं इनकी ड्रॉपिंग्स और गंद की वजह से वो सारी खत्म हो और फ्रेश इन्वायरमेंट में मिले। तो बस ये इन चीज़ों का ख्याल रखना आपने। इसमें कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है कि मैं इससे आपको गाइड करूँ। बाकी ये मैं बुशरा का मैंने क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। मुझे ये बताएं कि हैंड फीड कौन सी बेस्ट और करनी चाहिए या हैंड को ही करने देनी चाहिए? देखें, जो आपके पास मतलब पेयर है, पेरेंट्स हैं, अच्छे मतलब बच्चे रेज करते हैं नॉर्मली, मतलब एक अच्छे गुड पेरेंट्स हैं, तो कोई जरूरत नहीं है किसी किस्म की भी हैंड फीड कराने की या करने की डेफिनेटली। और जो फॉर एग्जांपल दे आर नॉट गुड पेरेंट्स, वो पेरेंट्स छोड़ देते हैं, बच्चे सही तरह से नहीं पालते थे, तो उस सूरत में ये कंपलसरी हो जाता है कि आप उनको हैंड फीड करवाएं। अब उसमें दो सूरतें हैं। मैं अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी रूटीन के अकॉर्डिंगली कह रहा हूँ कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो डूइंग जॉब, आई एम आल्सो रनिंग माय बिजनेस, और मेरे साथ बर्ड्स भी हैं। तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं बच्चों को हैंड फीड कराऊं। तो मेरी प्रैक्टिस क्या होती है कि आई शफल दैम। मैं देखता हूँ अगर एक मदर अच्छा बच्चा नहीं पाल रही, मैं उसको उस पर डेफिनेटली मार्क करके उस पर कोई निशानी रख के उसको दूसरी मदर को दे दूंगा, या ऐसे बॉक्स में दे दूंगा जहाँ पे मुझे पता हो ये बच्चा मिक्स ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए मैं किसी और जगह पे दे दूंगा उसको। और उसकी भी एक सर्टेन एज होती है। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल दे रहा हूँ कि नॉर्मली एक बच्चा पहले दिन से लेके 18-20 दिन तक का जब तक नहीं होता तब तक तो उसको आप जहाँ पे भी फॉस्टर करें माँ उसको एक्सेप्ट करती है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना रखना होता है कि सेम एज के बच्चों में उसको शफल किया जाए। तो इसके बाद के जो बच्चे होते हैं, काफ़ी सारी माएँ एक्सेप्ट कर लेती हैं लेकिन काफ़ी नहीं भी होती, तो वो रिस्की होता है। तो उस सूरत में आप उसको रख के फिर नोटिस करते हैं कि वो फीड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसको फिर आप शफल करते हैं किसी और पेरेंट्स के नीचे, और उस सूरत में फिर मुझे मजबूरन हैंड फीड करवानी पड़ती है तो मैं करवाता हूँ। और करवा के फिर मैं कोशिश करता हूँ किसी और पेरेंट के नीचे रख दूँ और वो उसको करवा दे। और मेरी मतलब फोकस ये होता है कि किसी तरह मैं नेचुरल तरीके से करा लूँ। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ना आपके पास कोई फोस्टर है जिसके नीचे आप उसको शफल कर सकते हैं, ना कोई और पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्या करते हैं हम? तो फिर हम उसको अल्टीमेटली हैंड फीड ही करवाते हैं। और उस सूरत में मेरा पर्सनल जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो केटी हैंड फीड के साथ है। तो केटी हैंड फीड जो लो फैट फीड है, नॉट हाई फैट, हाई फैट इज फॉर द बिग बर्ड्स, बड़े परिंदों के लिए। लव बर्ड्स के लिए केटी लो फैट फीड, एक तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। एक जो है वो बीटा फॉर्म का एग एंड बिस्किट आता है। आप वो मतलब वो भुरभुरा सा होता है, थोड़ा उसके पार्टिकल्स थोड़े सॉलिड पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कुछ मिलीमीटर्स में कह लें उसका साइज होता है। तो उसको भी आप हाथ से ही पाउडर फॉर्म या एक स्पून के ऊपर रख के उसको ऊपर से प्रेस करके उसको पाउडर फॉर्म में बना के उसको भी एज अ हैंड फीड आप यूज करवाएं तो बर्ड की बड़ी अच्छी ग्रोथ रहती है। जी आई अच्छा होप। अशर भाई, वेंटिलेशन का क्या किरदार रहता है ब्रीडिंग सीजन में, और हमें इसको किस तरह इंश्योर करना चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए। और आप के सिस्टर्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लीजिए। आप लोग अपना क्वेश्चन बताइए। ठीक है। मैं ये अभी जो है ना ये सेशन ऑलमोस्ट 6 मिनट्स, ओके ये मैं आंसर कर सकता हूँ। इस सेशन में 6 मिनट्स हैं। तो वेंटिलेशन का बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार है। वेंटिलेशन की शेड पे चाहे सीजन है या ऑफ सीजन है, इट्स नेसेसरी। उसकी वजह अच्छा, क्या है? आयशा का भी क्वेश्चन ले लें, अगर आशर भाई तो दोनों का साथ ही आंसर कर देंगे। जी श्योर श्योर। जी आयशा मैम बोल। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, मेरा जी आपसे आयशा। सवाल ये है कि मेरे पास एक पेल फेलो है, ब्लू पेल फेलो। जी। उसको मैंने जब से लिया है और मैंने शेड में उसको फीमेल के साथ ही छोड़ा हुआ था, उसने हम्म उसके साथ पेयर बाउंड कर लिया। और हम्म जब मैंने उनको बॉक्स दिया तो फीमेल ने खुद ही लेइंग कर दी, यानी कि क्रॉस किए बगैर। और वो मेल जो है वो उसको लिफ्ट ही नहीं करवाता। अब मैं उस पेयर को उठाकर बाहर ले आई हूँ, उसको छोटे केज में रखकर ड्राइंग रूम में रख दिया है, जहाँ पर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि ये पेयर उसके साथ बाउंड हो जाए। अब वो उसको खारिश वगैरह तो करता है, लेकिन ना दाना एक्सचेंज करता है, ना उसको फीमेल को ज्यादा लिफ्ट करवाता है। तो काइंडली मुझे बताएं कि मैं उसके लिए क्या, वो डरता है मेल ना एक्चुअली। मुझे बताएं कि मैं क्या करूं कि मेरा पेयर बाउंड हो जाए। फीमेल की एज क्या है? दोनों सेम एज के हैं, 9-10 मंथ्स के हैं। तो क्या पहले फीमेल ने उसको 10। ओके, क्या पहले ऐसा हुआ है कि आपने उसके साथ छोड़ा और फीमेल से उसको मार वार पड़ी हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
ठीक हो गया। क्या फीमेल साइज स्ट्रक्चर वाइज बहुत जंबो है मेल से? नहीं ठीक है, नॉर्मल पेयर जैसे है। मतलब कोई एक्स्ट्रा? मेल जरा कुछ मुझे लगता है कि मेरा मेल कुछ एक्स्ट्रा ही छोटे साइज का है। वो बस मुझे पेल फेलो का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ऐसा? मैंने बस जो मुझे जैसा दिखाया मैंने ले लिया। ठीक है, देखिए मैंने ये क्यूरीज इसीलिए की है कि यही डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिसमें नॉर्मली पेयर प्रॉब्लम कर रहा होता अच्छा आपकी बात काट रही हूँ, मैंने जिनसे ये मेल लिया है उन्होंने मुझे ये कहा था कि मेरा ये जो चिक आया हुआ है इसके पेरेंट्स की हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी है। इसका है। जो फादर है वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा मेरे पास उसका रिजल्ट आया है, तो इंशाल्लाह ये जो इसका आगे बेटा है ये भी ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है, जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहा था, वो जेनेटिक ट्रेट्स ही आगे ट्रांसमिट होते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि ये वाली हिस्ट्री लें बर्ड मतलब बाय करने से पहले। खैर ये इंशाल्लाह होगा, अगर उसकी वाकई इस तरह की हिस्ट्री है तो ये बेहतर होगा, बट यू हैव टू गिव देम टाइम। कुछ बर्ड ना शुरू से ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से प्रॉपरली ग्रो अप नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं आपके पास, लेकिन किसी वजह से जो है वो उनकी आगे बच्चों में उस तरह से ग्रोथ नहीं रही नॉर्मल, और वो मतलब कह लें कि उस तरह से जल्दी अपने टाइमली रेडी नहीं हुए ब्रीड के लिए, तो उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं और उसके सिम्टम्स अक्सर यही होते हैं कि साइज स्ट्रक्चर में छोटे रह जाते हैं या उनका ब्रीडिंग में इंटरेस्ट लेस होता है एट द टाइम कह लें। लेकिन अल्टीमेटली ठीक हो जाते हैं। इसका तरीका सिंपल यही बताऊंगा कि आप उसको टाइम दें। अभी आप उसे ब्रीडिंग एक्सपेक्ट ना करें, उसको आप अच्छी डाइट दें, अच्छा इन्वायरमेंट दें, बस वेट करेंगे कब वो फीमेल के साथ जो ब्रीड कर जाए। अब जो आप सिचुएशन बता रही है ना, उसको बाहर रखने से कोई फायदा नहीं है, वो ऑलरेडी बाउंडेड है। जो आपका मेल फॉर एग्जांपल एक दो दफा भी आपने उसको मतलब उसको थोड़ा सा भी कह लें कि फीमेल को खुजाते देख लिया, उसको खारिश वारिश करते या जिस तरह से भी, तो इट मीन्स कि वो बाउंडेड है। अदरवाइज अगर बाउंडेड पेयर नहीं है ना, तो फीमेल उसको पास भी नहीं आने देगी, वो उसको काटेगी मारेगी या खुद दूर हो जाएगी। तो पेयर आपका ऑलरेडी बाउंडेड है, बस समझ लें कि आपका मेल जो है ना अभी ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी नहीं है। तो उसको थोड़ा सा भी रेडी होने दें। उसको अभी आप डाइट अच्छी दें, आप उसको लूसन वगैरह यूज करवाएं, वो बहुत अच्छा है बर्ड को मतलब कहते हैं स्टिमुलेट करता है वो कह लें कि ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उसको लूसन वगैरह पालक वगैरह यूज करवाएं और वेट करें, जैसे इंशाल्लाह वो बर्ड ब्रीड कर जाएगा। और अगर आपको मल्टीविटामिन यूज करवा रही हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी फीमेल जो है बेशक फिर आप साइड पे कर दें, क्योंकि वो मल्टीविटामिन कंज्यूम करती रहेगी तो वो अच्छा एग्स देती रहेगी, वो नहीं स्टॉप करेगी। अशर भाई, मैं आपकी बात सॉरी काट रही हूँ। नाजिया आबिद का भी क्वेश्चन है और ये एस ए अवेरी का भी क्वेश्चन है, बट हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया सेशन एंड होने में। मैं आप ग्रुप में दोबारा से लिंक शेयर करवा दूंगी सेशन का, वही तो लिंक, हम सेम लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके पास लिंक है। तो जैसे सेशन एंड होगा मैं उसको दोबारा से इनिशिएट कर दूंगा इमीडिएटली, आप लोग सेम लिंक को क्लिक करते हुए सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। चलें ये भी, हाँ ठीक है। और नाजिया आप अपना क्वेश्चन बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम हाशिर भाई। हाशिर भाई, सलाम। मुझे आपको ये मालूम करना था कि मेरे पास जो है ना अभी फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लच आया है और फर्स्ट टाइम ही जो है ना मेरे बर्ड्स ने ब्रीड की। लेकिन उसमें इश्यूज ये आए कि मेरे पास जो है रेड आई के सर्वाइविंग थोड़ी प्रॉब्लम कर गई है। मदर्स की फीडिंग नहीं हुई है। मैंने हैंड फीड भी कराई लेकिन हैंड फीड पे भी रिजल्ट नहीं आया, बच्चे एक्सपायर हुए हैं। रेड आई ऐसा हुआ? जी जी जी, रेड आई के साथ। इस पे मेरा प्रॉपर एक डिटेल्ड सेशन हुआ मैम, इफ यू डोंट माइंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो सुन लें एक दफ़ा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है और बड़ी लंबी डिटेल हो जाएगी ये। मैं आपसे लिंक जी शेयर कर जी दूंगा। मैं ये जी जी मैं मिसेस खालिद के पास भी होगा या मैम सोबिया के पास भी, या मैं ही आपको शेयर जी कर दूंगा। मेरा नंबर मेंशन है, मुझे मैसेज कर दें। वो पूरा जी तकरीबन जी। 1 आवर प्लस का सेशन है। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उसको डिटेल से सुन ले। इंशाल्लाह उसके बाद आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं अच्छा, आएगा और आप उसको। मेन पॉइंट जो मेरा ये था ना कि देखिए हैंड फीड भी कराई है, हैंड फीड के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, क्यों? बच्चे एक्सपायर फिर भी हुए। उसकी वजह चले इसी का सिर्फ जवाब दे देता हूँ कि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम ही इतना स्ट्रांग नहीं था। वो बच्चे को आप हैंड फीड छोड़ के सोने की फीड भी करवा देते तो उसने सर्वाइव करना ही नहीं था। वो बेसिकली आप पूरा सेशन सुनेंगी तो आपको थोड़ा सा
जी जब आप जी कहेंगे। लेडीज वेलकम बैक। हमारा सेशन अभी जारी है। हम 2 से 3 मिनट जी वेट 2 कर लेते हैं। के बाद मैं आंसर करूँ। हेलो। जी अच्छा आशा भाई, एक क्वेश्चन चैट में भी आया हुआ था कि उन्होंने पूछा हुआ था कि उनकी पेयर की एज पूरी है और बाउंडेड भी है, बट वो ब्रीड पे नहीं जा रहा है, तो अच्छी डाइट में क्या दिया जाए। अभी लास्ट हम जो सेशन में वो हमसे पूछ रही। ओके ये मेरे पास आ रहा है अभी भी मैसेज में, अस्सलाम वालेकुम, मेरे बर्ड में फीमेल 10 मंथ्स प्लस है और मेल 8 मंथ पर ब्रीड नहीं कर रहे, पेयर जी बॉन्ड है, अच्छी डाइट में क्या दें। ओके अच्छी डाइट में मैम वही नॉर्मली एग फूड और वेजिटेबल्स वगैरह आप ऐड करें अदर देन मिक्स सीड। और बर्ड्स को ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिमुलेट करने के लिए नेचुरली जो है वो लूसन जो होता है दैट्स वेरी गुड। या उसके अलावा जो है मेथी, मेथी बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप मेथी भी दें कोशिश करें। रेगुलर नहीं देनी, रोज नहीं देनी है, बिकॉज रोज ग्रीन फूड देंगे ना तो बर्ड की ड्रॉपिंग्स या वो कह लें डायरिया की तरफ जा सकता है, खुदा ना खास्ता। तो उसको आपने 1-2 दिन के गैप के बाद ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और एक्टिविटी दे के। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मेरे जो बर्ड इस तरह से ब्रीड नहीं कर रहे ना, मैं उनकी सारी नेस्टिंग निकाल देता हूँ। और नॉर्मली तो हम हाथ से नेस्टिंग कर देते हैं ना ताकि बर्ड जल्दी ब्रीड करे, लेकिन इस तरह के पेड़ की क्या किया आपने, नेस्टिंग सारी निकाल दी, थोड़ी सी रहने दी, कोई 8-10%। और डेली आपने उसको ना थोड़े थोड़े दिन के देने हैं, थोड़े थोड़े, दैट्स इट, मतलब एक चुटकी बराबर, थोड़े थोड़ी उसकी एक्टिविटी बिल्ड होती है। उसके साथ तिनकों के साथ खेलना, उसको नेस्ट में लेके जाना। वो आप अगर आप देखेंगे वो इमीडिएटली उनको तिनकों के नेस्ट में ले जाता है। तो आप उसको थोड़े ज्यादा कर दें, उसकी क्वांटिटी डेली बेसिस पे देंगी, उसकी एक कह लें कि एक कह लें कि उसका एक एक्टिविटी बन जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग मोड की तरफ जाएगा ऑटोमेटिकली जब नेस्ट बनाएगा, और वो ऑटोमेटिकली ब्रीड की तरफ इंटरेस्ट होगा। नॉर्मली ऐसा तभी होता है जब बर्ड ना हेल्थ वाइज प्रॉपरली रेडी नहीं होते ब्रीडिंग की तरफ। तो अदरवाइज फ्रेंकली मैंने तो ये देखा कि अगर आपका बर्ड नॉर्मल है, हेल्दी है, तो बर्ड को कुछ करना पड़ता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ब्रीड करता है। किसी किस्म के कोई ब्रीडिंग फार्मूले हम कुछ भी फ्रेंकली यूज नहीं करवाते, टोटली नेचुरल डाइट एंड जस्ट थोड़ा सा पेशेंट रहते हैं, वेट करते हैं, बर्ड ब्रीड करता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाँ मैम आशा ने पूछा हुआ कि आशा भाई, आपके पास तो चैट में बॉक्स। एक और क्वेश्चन आया है, मुझे पता है मैं म्यूट थी। चैट में एक और क्वेश्चन आया, काइंडली आप उसको आंसर कर दें। ओके मैं देख रहा हूँ, चैट भी देख रहा हूँ, तो उसको बॉक्स आप अभी दे दें, कोई मसला नहीं है। अगर वो बर्ड मतलब फीड एक्सचेंज करते हैं, प्रॉपर बाउंडेड है और हेल्थ वाइज को लगता है नॉर्मल है, तो आप उसको बिल्कुल अभी बॉक्स दे दें, कोई मसला ही नहीं है इसका बॉक्स देने का। जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है आप उसी तरह से उसको फॉलो करें, और थोड़ी थोड़ी उसको नेस्टिंग दें, उसकी एक्टिविटी नोटिस करें। इंशाल्लाह वो जब नेस्टिंग में इंटरेस्ट हो गया ना उसका, तो बस समझेंगे ब्रीड में रेडी, ब्रीड के लिए फिर रेडी है इंशाल्लाह। मैं अच्छा बताना है, उनकी भी एक क्यूरी है कि ड्यूरिंग लेइंग एंड हैचिंग क्या डाइट देनी चाहिए, सोक सीड देना चाहिए। देखिए मैम सबसे पहले वालेकुम सलाम। ड्यूरिंग लेइंग एंड हैचिंग कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है, आप उनको वही डाइट कंटिन्यू रखें जो आप बिफोर हैचिंग या बिफोर लेइंग दे रहे हैं। अगर आप कोई मल्टीविटामिन यूज़ करवा रहे हैं, जो कि मैं रिकमेंड ही नहीं करता, तो वो आप छोड़ दें। बस मैं बस ये कह सकता हूँ कि वो छोड़ दें, अदरवाइज आपका बर्ड लाजमी प्रॉब्लम्स की तरफ जाएगा। तो अगर आप नहीं यूज़ करवा रहे तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो डाइट है आप उसी को कंटिन्यू रखें। और सोक सीड बिल्कुल देना चाहिए। मैं पूरा साल देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स को, पूरा साल देता हूँ। ये
आपको यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस मिलेंगी सोक सीड के हवाले से, और इस तरह से कि जी सिर्फ जो है ब्रीडिंग सीजन से पहले देना चाहिए, कोई कह रहा है जी सिर्फ बच्चे आए तब देना चाहिए, कोई कहता है जी बच्चों को दे तो एक्सपायर हो जाते हैं। इट्स टोटली बुटशेट फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब हम पूरा साल देते हैं, सिर्फ चंद चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो आपने भी रखना है कि अपना सोप सीड आपने उतना ही देना है बर्ड्स को जितना वो कंज्यूम कर लें इन लेसर टाइम। इतना नहीं देना कि वो सारा सारा दिन पड़ा रहे। उसकी वजह क्या होती है साइंटिफिकली, कि जब सोप सीड होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो नमी ज़्यादा है, वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होता है। जब बैक्टीरिया डेवलप होता है, बर्ड लेट कंज्यूम करता है, तो अल्टीमेटली बर्ड को वो डायरिया या और बीमारियों की तरफ लेके जाता है। तो बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि सोप सीड इतना देना है जितना वो जल्दी कंज्यूम कर लें, और आपके बर्ड को इंशाल्लाह उससे कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट इट्स वेरी हेल्दी फॉर बर्ड्स। और सारे सवाल जो है मेरे ख्याल से चैट में ही आना शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल से मैं चैट पढ़ता जाता हूँ, आपके सवालों के जवाब देता जाता हूँ। फिर जिसने ऑडियो अच्छा, पे ये एस ए एवियरी भी काफी देर से हाथ उठाएंगे, इनका हाथ दुख गया होगा। आप प्लीज क्वेश्चन कर लें अपना। हाँ जी अशर भाई, मैंने ये पूछना था कि एग बाइंडिंग के बाद कितनी देर बाद फीमेल को दोबारा यानी कि एग के लिए प्रिपेयर हो जाए वो। किसी का कहना है कि 6 माह तक उसे ना दोबारा ब्रीडिंग के लिए नहीं लगाना चाहिए, तो आपका इसके इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा वो इस एक्सपायर होने की तरफ भी चला जाता है बर्ड। हम्म। ये मेरे पास सवाल आया था, तो ये जरा आप प्लीज इसका भी क्वेश्चन दे दें। ठीक है मैम। देखें ये चीज़ भी ना बर्ड टू बर्ड वेरी करती है। सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछले साल, और वो एक वीडियो एक किसी ब्रीडर की देख के मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि एग बाइंडिंग में उसने किस तरह से बर्ड के साथ जुल्म करते हुए उसका एग जो है नोच के निकाला और फीमेल की बुरी हालत कर दी। तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने वीडियो बना दी कि यार एग बाइंडिंग अगर हो तो इस तरह नहीं, इस तरह से आप उसे ले करवाते हैं, और ये चीजें होती हैं। मतलब इन शॉर्ट डिटेल्ड वीडियो 4-5 मिनट की, तो आप वो जरूर देखिएगा। बाकी मैं आपको एक साथ एक भी बता देता हूँ कि ये ऐसी चीज नहीं है कि जिस तरह आप क्वेश्चन करें कि कितना स्पेसिफिक टाइम, ये बर्ड टू बर्ड वेरी करता है, बर्ड की कंडीशन पे वेरी करता है। हो सकता है बर्ड ऐसी कंडीशन में चला जाएगा, आप उसको महीनों तक वेट करवाएं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि बर्ड ऐसी कंडीशन में हो कि सिर्फ आपको एक दिन का भी वेट नहीं करवाना, आप कंटिन्यूसली उससे ब्रीड ले सकते हैं। तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस से ही एफिलेंसी को देख लो, एफिलेंसी को देख लो, ये नहीं आपका आंटी ठीक आंटी नोट कर देना। है। काइंडली म्यूट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू। मैं आपको तो दोबारा से होस्ट बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को खुद मैनेज कर सकें। सॉरी मैं बनाना भूल गया। यूर होस्ट नाउ। तो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि बर्ड टू बर्ड ये वेरी करती है, बर्ड की सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ वेरी करती है। यू कैन नॉट फिक्स एनी स्पेसिफिक टाइम के इतने अरसे बाद वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएगा कि नहीं। ये बर्ड टू बर्ड सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ वेरी करती है। और जो है आप जो है बर्ड को देखे बगैर या उसकी कंडीशन को देखे बगैर ये जज ही नहीं कर सकते कि आया इसको रेस्ट रिक्वायर्ड है या बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है या इतने दिन का रेस्ट रिक्वायर्ड है। सो इसका यही आंसर है मैम। अच्छा आशा भाई, इसमें चैट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे पास, देख लेता हूँ, मैं उसको देख लेता आंसर कर दें। हूँ। मेरा एक पेयर है ब्लू फिशरीज का, अच्छा है, बेबीज अच्छे पालता है, बट इस बार जो फीमेल ने एग ले किए हैं 5 थे, बट फर्टाइल सिर्फ 2। इसकी क्या रीजन हुई है? और फर्टाइल भी एक और लास्ट वाला हुआ बस। देखें इसकी भी बहुत सारी डिफरेंट रीजंस होती हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि बर्ड जो है वो विदाउट क्रॉसिंग ही लेइंग काइंड ऑफ स्टार्ट हुई, और बाद में उसकी क्रॉसिंग हुई है। तो उस सूरत में इस तरह से हो सकता है कि कुछ फर्टिलिटी आई, कुछ में नहीं आई। कभी कभार ऐसा होता है कि बर्ड जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से सारे एग्स के अंदर फर्टिलिटी नहीं आई, मतलब वो सारे एग्स इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं उसने प्रोड्यूस किए कि उनके अंदर फर्टिलिटी आए इंक्यूबेशन के बाद। मतलब ये भी रीज़न हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि बर्ड जो है फॉर एग्जांपल वो इंक्यूबेशन का उसका क्या प्रोसीजर इस तरह का होता है कि जो बहुत हेल्दी एग्स हैं सिर्फ वही फर्टाइल होते हैं, जो थोड़े से भी लेसर हैं वो फर्टाइल नहीं होते। मतलब ये भी चीज़ बर्ड टू बर्ड खैर वेरी करती है। और एक और रीज़न इसकी जो एज फैक्टर भी होता है कि बर्ड की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। या बर्ड की एज बहुत कम है तो उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं कि कुछ फर्टाइल हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे। तो इसमें देयर इज नथिंग स्पेशल टू डू। अल्टीमेटली इट ऑल लिंक्स विद एक हेल्दी डाइट एंड एनवायरनमेंट। आपने सिर्फ वो इंश्योर करना है कि हेल्दी डाइट हेल्दी एनवायरनमेंट है। बाकी डेफिनेटली ये चीज़ें बर्ड टू बर्ड वेरी कर रही होती हैं। यू कैन नॉट एज्यूम
कि आपके सारे बर्ड जो है वो सेम परफेक्ट रेशो दे रहे होंगे, सबकी एवरेज 5-6 की होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये भी एक जेनेटिक ट्रेट है जो नस्ल दर नस्ल साथ चलता आ रहा है। अच्छी माएँ जो होती हैं वो अच्छी, फॉर एग्जांपल एक अच्छी माँ है, एक अच्छा ब्रीडर बर्ड आपके पास फीमेल, तो उसके बहुत हाई चांसेस है कि उसके आगे जो बेटियां प्रोड्यूस हुई हैं वो भी उतनी ही अच्छी माएँ बनेंगी, और इसी तरह जो अच्छे बाप, अच्छे मेल्स होते हैं वो आगे अच्छे मेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अच्छा अशरफ भाई, एक क्वेश्चन हमारे पास है कि एप्पल साइडर विनेगर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन यूज करवाना चाहिए या नहीं, और इसके अलावा आयशा और नाजिया हमें बैक्टीरियल क्वेश्चन करना चाह रही हैं। सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतना कोई नेसेसरी चीज़ नहीं है। मैं जो पर्सनली यूज़ करवाता हूँ ना एप्पल साइडर विनेगर, आप शायद हैरान हो सुन के कि मैंने आज तक ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल कोई डायरेक्ट पानी में ये चीज़ यूज़ करवाई है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, यूज़ करवानी चाहिए। मैंने क्यों नहीं करवाई उसकी वजह भी बता देता हूँ। मैंने इसलिए नहीं करवाई कि मैं सारा साल देता हूँ अपने बर्ड्स को सोक सीड, तो मैं जो सोक सीड की जब उसको पानी में भिगोता हूँ ना, तो उसी में एप्पल साइडर विनेगर जो है वो यूज कर देता हूँ। तो वो उसी में मैं मतलब समझता हूँ कि जो है वो उसकी एक थोड़ी सी क्वांटिटी उनको वो सोक सीड के अंदर ही होती है जो उनको डेली मिल जाती है, तो मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं उसको एक्स्ट्रा दूँ। लेकिन अगर आप दे भी रहे हैं एक्स्ट्रा उसको, फॉर एग्जांपल इस तरह से अलग से, तो रेगुलर देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको मतलब वीकली एक आध दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं, या जहाँ पे आपको डर हो, जिस तरह से मैं तो एप्पल साइडर विनेगर ना सोक सीड में इसलिए ऐड करता हूँ, मुझे पता है कि जब टेम्परेचर बहुत सूटेबल नहीं होता ना और आपने सोक सीड किया होता है तो उसमें भी बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, तो वो बैक्टीरिया ना डेवलप हो, इस वजह से मैं बेसिकली वो यूज़ करता हूँ उसमें। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस फॉलो करें, आई होप कि आपको फिर रेगुलर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी मैम। एक मैम कह रही है मेरा क्वेश्चन स्किप कर दिया आपने, काइंडली आंसर इट। आई हैव अनदर क्वेश्चन। अच्छा मैं देख लेता हूँ इनका क्वेश्चन क्या है। इनका सबा का क्वेश्चन ये था कि इनका पेयर मेरे एज पूरी है, की एनवायरनमेंट सेम है, नेचुरल है। साइज इशू भी नहीं है, इन्वायरमेंट भी नेचुरल है, बट ब्रीड नहीं हो रही। सॉरी टू से इंटरेक्शन नहीं कर रहे, काइंडली गाइड मी। इंटरेक्शन ही नहीं कर रहे मतलब वो बेसिकली अभी मुझे ना इसके हवाले से कुछ क्यूरीज करनी पड़ेंगी, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप काइंडली अगर ऑडियो पे रिस्पॉन्स कर दें तो बेहतर होगा, अदरवाइज हमें आपके मैसेज का वेट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर अवेलेबल तो प्लीज स्पीक। हेलो। अशरफ भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे कुछ ब्रीडर पेयर हैं लास्ट ईयर के, उन्होंने लेइंग की है, लेकिन उनके साथ भी यही इशू हुआ है कि उनके अगर 4 एग उन्होंने मुझे दिए हैं ना, तो उसमें से एक पेयर के 2 एग फर्टाइल हुए हैं और 2 अनफर्टाइल रह गई हैं। और एक पेयर ने 4 एग दिए हैं, तो उसके 3 एग जो हैं वो अनफर्टाइल गए हैं और एक फर्टाइल गए हैं। हालांकि लास्ट ईयर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ब्रीड दी थी और मैं काफी टाइम से सॉफ्ट फूड जो है वो बर्ड्स को दे रही हूँ। डाइट का कोई इतना इशू नहीं है। अगर मैं किसी वजह से सॉफ्ट फूड नहीं दे सकती तो मैं उनको सिट्टा दे देती हूँ, छली। तो ठीक। इसलिए मुझे ये पता है कि वो हेल्थ वाइज वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग फर्टाइल नहीं हुए, ये मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं हुए। अच्छा इसमें ना बड़े बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, हम जितना भी एक्सपीरियंस ले लें, जितना भी मतलब एक्सपर्ट हो जाएं, फ्रैंकली स्पीकिंग कभी भी एग्जैक्ट रीजन तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी जिस तरह पहले कुछ रीजंस बताई हैं, कुछ एक दो रीजंस और आपको बता देता हूँ। वो बेसिकली इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी बात करूँ तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जो मौसम इस साल चल रहा है ना, दैट्स नॉट वेरी गुड और सूटेबल जो है वो मौसम, या कह लें कि सूटेबल ये इन्वायरमेंट आप कह लें कि अभी जो है पूरे थ्रू आउट द पाकिस्तान कहीं पे भी, शायद मे भी इस्लामाबाद मरी में होगा, लेकिन एटलीस्ट पंजाब में तो नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, और इसी तरह से सिंध में भी नहीं है, जो मुझे मतलब मेरे वहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे बातचीत होती है मुझे पता लगता है। तो ये चीज़ भी इस चीज़ को मतलब ट्रिगर कर रही होती है कि आपके पास अनफर्टिलिटी आ रही है और लेस फर्टिलिटी आ रही है, तो ये चीज़ें भी मैटर कर रही होती हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये काफ़ी सारे लोग अगर इस सीज़न में करते हैं तो यही वजह होगी। मैं खुद ज़ाती तौर पे शायद आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ या इस टाइम पे अपने आप को कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने बॉक्स इंस्टॉल अभी किए हैं रिसेंटली, तो मेरे पास तो अभी लेइंग आना स्टार्ट हुई है। मतलब मेरे पास हार्डली 3-4 पेयर्स ने अभी सिर्फ लेइंग स्टार्ट की है, उसमें से एक को मैंने चेक किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो फर्टाइल हो गया। और हो सकता है खुदा ना खास्ता मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े मे बी। अच्छा अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और स्किप हो गया हमसे। ये मिसेस आसिम है, इन्होंने पूछा है कि
प्रोबायोटिक्स और स्पार्क देना जरूरी है? इसका आंसर कर दें और नाजिया का भी क्वेश्चन ले लीजिए। मैं पहले नाजिया आप भी अपना करता हूँ। क्वेश्चन कर लीजिए। चलें चलें कर लें क्वेश्चन, में फिर रिस्पॉन्स करता हूँ। आशिर भाई मुझे मैं आपसे ये मालूम करना चाह रही थी कि रेड टू रेड की हमें जो है अगर हम उनसे ब्रीड लेते हैं तो उससे क्या आप उसके बारे में क्या रेफर करते हैं कि रेड टू रेड हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और अगर हम लगा लेते हैं ब्रीड पर तो इसकी जो चिक्स है उनकी सर्वाइविंग क्या है? चलें ठीक है, मैं ओके पहले मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तो स्पार्क या दूसरी क्या चीज़ बोली थी उन्होंने, स्पार्क एंड क्या थी मैम, काइंडली रिमाइंड। स्पार्क और प्रोबायोटिक्स। ओके स्पार्क एंड प्रोबायोटिक। ओके स्पार्क इज बेसिकली मल्टीविटामिन और प्रोबायोटिक बेसिकली हेल्दी बैक्टीरिया होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये अच्छे नहीं है बर्ड्स के लिए, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है ये दोनों यूज़ करवाने की। और मेरे दोनों के ऑल्टरनेटिव्स अपने अपने, एज अ मल्टीविटामिन मैं मोरिंगा को यूज़ कर रहा होता हूँ क्योंकि नेचुरल को फोकस करता हूँ। और हेल्दी बैक्टीरिया के तौर पे, मतलब हेल्दी बैक्टीरिया बेसिकली डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं ना आपको, बर्ड का इम्यून सिस्टम बेहतर रहता है, उसकी डाइजेशन प्रॉपर रहती है और कोई उसको डाइजेस्ट करने में फूड प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं उसके लिए जो है वो चेवर का यूज़ करवा देता हूँ, दैट्स इट। तो लेकिन अगर आप दे रहे हैं तो आप दे सकते हैं, इसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है, अनलेस कि आप इसको कोई बहुत एक्सेसिव यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो स्पेशली जो है स्पार्क या ये जो है क्या कहते हैं प्रोबायोटिक्स, ये ऐसा नुकसानदेह नहीं है अनलेस कि आप जो है वो बहुत एक्सेसिव यूज नहीं कर रहे, तो आप करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट मैं फ्रेंकली पर्सनली यूज नहीं करवाता, या मैं ये नहीं समझता कि ये नेसेसरी है, ये नहीं करवाऊंगा तो मेरे पास बचत ही नहीं है। आई नो द नेचुरल अल्टरनेटिव्स, मैं नेचुरल पे फोकस कर। तो दूसरा आपने जो क्यूरी की है रिगार्डिंग रेड आई, मैम इस पे भी बड़ा एक लंबा सेशन हो चुका है ऑलरेडी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको देख लें, लेकिन मैं फिर भी आपके क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ एक शॉर्ट टाइम में कि ये इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड। और उसकी वजह बेसिकली उनका इम्यून सिस्टम है, जितने भी रेड आई म्यूटेशन है, जितने भी रेड आई बर्ड्स हैं, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब हम बात करते हैं ना वीक ब्लड लाइन, तो बेसिकली इट रिलेट टू अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम, कि वो बर्ड जेनेटिकली थोड़ा सा वीक होता है, वो उतनी सख्तियाँ उतनी चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकता जितना एक नॉर्मल ब्लैक आई बर्ड। तो इट्स नॉट रिकमेंडेड टू पेयर देम, और जब आप उनको पेयर करेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है कि आपके पास कभी सर्वाइवल ही नहीं होगा। आप बेशक पेल फेलो टू पेल फेलो लगा लें या इनो टू इनो लगा लें या डन फेलो टू डन फेलो लगा लें, सर्वाइवल तब भी होगा डिपेंडिंग अपॉन के उन जो बर्ड आपने आपस में लगाए हैं उनकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, उनकी जेनेटिक कंपेटेबिलिटी कैसी है, कि वो जो आगे बच्चा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग है और उसका सर्वाइवल रेट। आशिर भाई आप जी जी आशिर भाई आपकी बात काटना, रेड टू रेड अल्बाइनो रेड टू रेड लगा हुआ है ना? जी जी अल्बाइनो रेड आई। ठीक है, मैं जी समझ जी। तो मैं समझ अभी गया। मैं जी अभी फर्स्ट ब्रीड बेसिक की थी तो अनफर्टिलिटी आई है फर्स्ट ब्रीड में, तो उसके 5 एग थे लेकिन अनफर्टिलिटी थी 5 में ही। अब सेकंड ईयर के अभी स्टार्ट किए लेइंग ना, तो अब देखते हैं कि अभी फर्टिलिटी आती है या क्या है, उसमें भी क्या इश्यूज आते हैं, चले तो मैं फिर फिर डिस्कस अच्छा करेंगे उसके बारे में भी। आप देख लें, लेकिन अच्छा, मेरी थैंक यू सो मच नाजिया। अशरफ भाई, हिना और आसिया मुजफ्फर, इनका भी क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं जल्दी से इनका भी। जी मैम बताएं। जी मुझे तो स्पार्क के मुतालिक पूछना है। कुछ लोग कहते हैं स्पार्क के स्पार्क है, अगर आपका बर्ड ढीला है उसको स्पार्क दे दें, चिक है छुपने के करीब है, आप वाटर पॉट में पेरेंट्स को स्पार्क दे दें। चिक आपको कमजोर लग रहा है, आप चिक को डायरेक्ट स्पार्क दे दें। ये स्पार्क का एक है तो एक मल्टीविटामिन, लेकिन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक राय बनाई हुई है। थोड़ा सा आप इसके बारे में गाइड करें, देखिए क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बात करूं, अगर मैंने ये चिक को डायरेक्टली स्पार्क दी है तो मेरा वो चिक डेफिनेटली एक्सपायर हुआ है। सही, ठीक, ये एग्जांपल है के लिए जी हमें स्पार्क देना चाहिए। तो मैं तो खैर ये रिपीट नहीं करता और जिनको तो डायरेक्टली कभी भी नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो डायरेक्टली देने से ओवरडोज हो रहा है। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि मैं अगर है तो मल्टीविटामिन ही है और सिंथेटिक है, मैं अगर मैंने ताकत लेनी है तो मैं स्पार्क की पूरी बोतल पी लूंगा मतलब क्योंकि मैं
तो एक हट्टा कट्टा बड़ा इंसान हो तो मैं पूरी बोतल पी लूंगा तो क्या मुझे ज्यादा असर करेगी? ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये तो स्टूपिडिटी समझता हूँ। अशर भाई, इसमें मैं आपके साथ ना एक और ये शेयर करूंगी बात। न्यू फैंसियर को तो सबसे पहले ये बात बताई जाती है, अगर स्पार्क नहीं है ना तो आपके बर्ड सरवाइव ही नहीं करेंगे। ये आप ही ने बिल्कुल बात ठीक की है। कोई भी बात होती है, कोई भी चीज होती है कि बर्ड को मोशन हुए, कोई भी मसला होता है, सबसे पहले जी स्पार्क पिला दो। ये ऐसा बूस्टर है, ये बर्ड को एक्सपायर नहीं होने देगा। सबसे पहले तो न्यू फैंसियर को यहाँ से खराब किया जाता है। उसमें ना थोड़ा सा ना लैक ऑफ नॉलेज हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज सेंस कि आप उसको कंसीडर करें ना की सूरत या स्पार्क दे किस तरह रहे हैं। देखिए स्पार्क मैं भी रिकमेंड करता हूँ, स्पार्क मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता सर्वाइवल होंगे नहीं। मैंने डेफिनेटली अपने रखा है, इस नीयत से रखा है कि मेरे पास कोई बर्ड बीमार होता है, उसको उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, उसको कह लें कि एक काइंड ऑफ ये पावर बूस्टर काम करता है, उसको कह लें कि एक हेल्पिंग एड के तौर पे देना है। मैं हरगिज़ इस नीयत से नहीं करता हूँ कि मैंने बच्चे आएंगे तो उनके मुंह में एक एक कतरा स्पार्क डालना है तो वो बच जाएंगे। मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा वो मैं वाली बात है कि ज्यादा चांसेस है कि वो नहीं भी एक्सपायर होने तो एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, उसके ऑर्गन्स उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाएंगे। वो ना कंज्यूम करने की वजह से सर्वाइवल की बजाय वो उल्टा हिसाब हो जाएगा, मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो अगर कोई ये बच्चों को इस नीयत से भी दे रहा है कि वो यूज हो या उसके मतलब कह लें कि सर्वाइवल हो, तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम उसके साथ इतना जुल्म ना करें डायरेक्ट देने वाला, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर लें। और डाइल्यूट से मुराद है कि उसके अंदर पानी वानी ऐड करके और फिर उसको दें ताकि वो कंज्यूम तो कर सके उसको। और खैर ये जरूरत नहीं है आप, मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूँ रेड आई पे, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली वो जरूर देखें जिन्होंने नहीं देखा है। तो लंबा सेशन है लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आप 1 घंटा निकाल के वो देख लेंगे ना, उसमें अच्छा, तकरीबन हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। थैंक यू आशा भाई। अच्छा, आसिया का भी क्वेश्चन है। आसिया, आप क्वेश्चन कर लीजिए प्लीज। हेलो। आसिया, आप क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो। अच्छा आशा भाई, एक क्वेश्चन चैट में भी आया हुआ है कि अगर हमें रूटीन से हटके 6 to 7 क्लचेस लेने हो तो क्या उसके लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम और विटामिन देना चाहिए बर्ड्स को? तो 7 जब तक आसिया आ रही है, आप जब तक ये काइंडली गाइड कर दें। 6 to 7 क्लचेस तो वैसे ही जाती है बर्ड्स के साथ, मैं क्या कहूँ। मतलब ये इसी सूरत में पॉसिबल है कि आप एक मेल को मल्टीपल हैंड्स के साथ यूज करें। अगर आप एक ही बर्ड से हेलो। क्लचेस लेना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा वो जो है ठीक नहीं होगा, मुनासिब नहीं। आप क्लचेस लेने हैं तो फिर यही है कि आप ऐसा मेल चूज करें जो मल्टीपल हैंड्स के साथ ब्रीड कर सकता है और उसके साथ मल्टीपल हैंड्स यूज करें। फिर आप बेशक 6 क्लचेस लें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आपके पास हेल्दी चिक्स प्रोड्यूस होंगे और हेल्दी रिजल्ट आएगा। बर्ड के साथ भी जाती नहीं है। और चले मल्टी आसिया, आप भी क्वेश्चन कर लीजिए। जी जी मैं सुन। आसिया, आसिया मुजफ्फर। अच्छा, ये जिन्होंने पूछा था कि प्रोबायोटिक्स और स्पार्क देना जरूरी है, तो उन्होंने पूछा है कि आपने प्रोबायोटिक्स का ऑल्टरनेटिव क्या बताया? देखिए मैंने आपको बताया था प्रोबायोटिक्स बेसिकली हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं ना, तो जो बेसिकली डाइजेशन में और उस चीज़ को मतलब इम्प्रूव करते हैं बेसिकली बर्ड की ना इम्यूनिटी को। तो मैं बजाय प्रोबायोटिक्स देने के ना जो देसी मतलब कह लें कि चवर्का है, तो इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन और उन चीज़ों में। जब डाइजेशन अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा। हमेशा वीक इम्यून सिस्टम जो है ना वो बर्ड को यहाँ से मार देता है कि उसकी डाइट प्रॉपरली उसकी कह लें कंज्यूम नहीं हो रही होती, उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल रही होती कि वो सरवाइव करे। तो मैं तो सिर्फ उसको समझ लें कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि प्रोबायोटिक का अल्टरनेटिव है, बट मैं ये कहूँगा कि मकसद पूरा कर देता है। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हेल्दी बैक्टीरिया है, लेकिन इसके बरक्स जो आपका चवर्का है वो बैक्टीरिया तो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली काम वही कर जाता है कहने। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी जी, आवाज आ रही है। आप काइंडली अपना क्वेश्चन कीजिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन
मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सीजन स्टार्ट है तो फीमेल्स में अक्सर एग बाइंडिंग का इशू हो जाता है। तो मेरी फीमेल को भी एग बाइंडिंग का ही इशू हुआ था, तो मुझे किसी ने बताया कि ये 6 मंथ तक तकरीबन ब्रीड नहीं करेगी। तो मुझे इस चीज का आप बताएं कि वाकई ऐसे होता है जो फीमेल को एग बाइंडिंग हो जाए, कि उसका मैंने एग डिलीवर करवाया था उसका। नहीं मैम, तो नहीं ये आप मुझे बता दें प्लीज। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। वो बर्ड की कंडीशन डिपेंड करता है। मैंने अभी ये रिस्पॉन्स किया था, अभी किसी और मैम ने ये क्वेश्चन किया था तो ये रिस्पॉन्स किया। खैर फिर बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको 6 महीने वेट करवाना है। बर्ड की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर वैसे आपका माशाल्लाह फीमेल एक्टिव है, एक्टिव ठीक है, तो हेल्दी लेकिन फिर है, भी मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे। उसको फर्दर कोई किसी किस्म की कोई बीमारी के सिम्टम्स या उसकी सो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। नहीं नहीं, इस तरह का तो कोई इश्यू नहीं है, मैं ठीक है। कहूँगा कि आप उसको 1 हफ्ते तक, फिर मैं जब बर्ड मतलब कह लें कि इस चीज से निकलता है, बाइंडिंग वाली स्टेट से, एक बाइंडिंग वाली स्टेट से निकलता है, तो थोड़ा बर्ड स्ट्रेस में भी जाता है और उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो उस सूरत में आप उसको डेफिनेटली स्पार्क यूज करवाएं या अपनी डाइट में जो है वो ऐसी चीजें यूज करवाएं जो मल्टीविटामिन कैरी करती हैं। और इस मेरे ख्याल से आप 10 से 15 दिन उसको सिर्फ ये दें और उसके बाद आप उसको दोबारा से ब्रीडिंग पे लगा सकती हैं, अगर फिजिकली बर्ड हेल्थी है, एक्टिव है तो। जैसा कि मैंने मैडम को पहले रिस्पॉन्स किया था कि ये डिपेंड करता है कि आपका बर्ड जो मतलब इस एग बाइंडिंग की सिचुएशन में गया है उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, उस पर डिपेंड कर सकता है कि वो उसको कितना वेट कराना। हो सकता है बर्ड ऐसी स्टेट में हो कि उसको वाकई 6 महीने वेट करवाना पड़े, लेकिन जो आप सिचुएशन बता रही हैं उसमें उसको बिल्कुल कोई ऐसा लंबा छोटा वेट कराने की जरूरत नहीं है। उसको जस्ट आप 7 to 10 डेज जो है स्पार्क यूज करवाएं या अच्छी डाइट दे के उसको एक और थोड़ा सा कह लें कि उसकी जो कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो रिकवर हो जाएगी और उसके बाद उसको रेस्ट भी मिल जाएगा ये 10-15 दिन का। उसके बाद आप उसको ब्रीडिंग पे लाएं, इंशाल्लाह वो ब्रीड करेगा, कोई इश्यू नहीं है जी। अशिर भाई, क्या ये एग बाइंडिंग कैल्शियम की कमी की वजह से होती है? नहीं मैम, इसका कैल्शियम वैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हो भी सकता है इनडायरेक्टली, मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कह लें आप बर्ड के अंदर। इन शॉर्ट थोड़ी सी गलत एग्जाम्पल है, आई होप अब सब मेरी बहनों की तरह माओ की तरह है तो माइंड नहीं करेंगी, बट वैसे जनरली दे रहा हूँ कि एक औरत जो है वो जब बच्चा डिलीवर कर रही है और उसका सब कुछ नॉर्मल है तो वो क्यों नहीं डिलीवर कर पाती? बिकॉज शी डोंट हैव एनर्जी उस तरह से कि वो डिलीवर कर पाए। तो इन दैट केस उसको सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह बर्ड्स के अंदर है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसके अंदर कह लें कुछ अनएक्सपीरियंस की वजह से भी होता है कि तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है वो कर पाए। फिर इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिस तरह इंसानों में इसी तरह बर्ड्स में भी हो सकती हैं कि उसमें बहुत ज्यादा हो गए हैं ये इस तरह के प्रॉब्लम। आई होप कि ये आपको ज्यादा रिलेट कर रहा होगा और आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मुझे काइंडली थोड़ा सा ये भी बताएं कि इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए फॉलिक एसिड किस तरह अपना किरदार अदा करती है? क्या आया हमें वो देनी चाहिए बर्ड्स को? मैडम मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये यूज नहीं करता। फॉलिक एसिड बेसिकली जहाँ तक मुझे थोड़ा सा नॉलेज है वो शायद आयरन कंटेंट ज्यादा मतलब कैरी कर रहा होता, राइट? एम आई राइट? या उसके अलावा कुछ मल्टीविटामिन होते हैं? आप लोग बेहतर बता सकते हैं, मुझे नहीं पता इसका, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली बता सकता हूँ कि ये नेसेसरी है या नहीं है, या आप यूज करवाएं तो ये ठीक रहेगा कि नहीं। फॉलिक एसिड का काइंडली कोई बता सकता है इसके ये मेन इंग्रेडिएंट्स थोड़ा की? जी बस मैम। देख के आपको बताती हूँ सर। फॉलिक एसिड जो है क्या पूछा है उसके बारे में, मुझे थोड़ा सा मिस हो गया। फॉलिक एसिड जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर हम विमेंस इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो डॉक्टर हमें 3rd मंथ से इसलिए देती हैं कि वो हड्डियां मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए वो हम लोग 3rd मंथ से लेना शुरू करते हैं, लेकिन बर्ड्स के हवाले से इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हड्डियां मजबूत करता है तो मे बी वो जो है वो कैल्शियम कंटेंट ये आयरन भी, कंटेंट ही होगा। हाँ जी, मेरा ख्याल है ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, शायद कोई ब्लड आयरन कंटेंट बनाता है। ठीक है। जब तक हम किसी भी चीज की ना जिसको कहते हैं ना कि आप कह लें कि केमिकल थॉट या उस तरह की चीजें नहीं पता होगी कि वो किस लिए यूज की जाती हैं या क्या कैरी करती हैं, हम उस पर नहीं बात कर सकते, तो मैं इस पे मादरत करूंगा। मैंने लिटरली फॉलिक एसिड को स्टडी नहीं किया कि वो क्या क्या कैरी कर रहा है और क्या वो आया वाकई हेल्पफुल हो सकता है बर्ड्स के लिए या नहीं हो सकता है। हो सकता है वो वाकई हेल्पफुल रहे, लेकिन उससे पहले मुझे ये पढ़ना पड़ेगा कि वो कैरी क्या क्या कर रहा है उसमें। फॉलिक एसिड बेसिकली कॉम्बिनेशन किस किन चीजों का है।
चले हम फॉलिक एसिड पे भी एक सेशन रख लेंगे। अच्छा, एक इन्होंने पूछा चारका देना चाहिए वीक में कितनी दफा चारका देना चाहिए? इरम आसिफ ने ये क्वेश्चन किया है। ओके, चवर का कोई स्पेसिफिक नेसेसरी टाइम नहीं होता। आपके बर्ड को आपने देखना है, अगर आपके बर्ड हेल्दी नॉर्मल मतलब हैं तो आपको बेशक ना दें, वीक छोड़ के महीने 2 महीने में ना दें। अगर आप समझते हैं कि आपके बर्ड जो है वो अपनी डाइट उस तरह से कंज्यूम नहीं कर पा रहे या उनको डाइजेशन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो फिर आप उसको जो है वीक में बेशक 3 दफा यूज करवाएं। इनफैक्ट बल्कि रेगुलर 7 दिन भी यूज करवाना पड़ता है तो करवाएं। तो इसका कोई मखसूस टाइम नहीं है या कोई मखसूस उस तरह से रूटीन नहीं है। एक जनरल अगर उसके लिए यूज करवाना है तो फिर आप हफ्ते में 1 या 2 दफा यूज करवा सकते हैं। इट्स हेल्दी थिंग। मैं चले बाय द सोफिया, वे आप चवरके अपना की जगह क्वेश्चन ना, कर सॉरी लीजिए। मैं आपको कंप्लीट कर दूं, मैं चवरके की जी बजाय ना, जी। को थोड़ा मुश्किल लगता है कि पानी में ऐड करके सबको देना डाल दें। सॉफ्ट फूड में ही मैं जो है डिफरेंट हर्ब्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मल्टीपल मतलब हर्ब्स ऐड कर लेता हूँ जो कि चवरके का ही अल्टीमेटली काम देती है। मतलब हर्ब्स का पाउडर जो आप यूज़ करते हैं उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। गार्लिक पाउडर है, जिंजर पाउडर है, उसमें आपका अजवाइन है, उसमें सौंफ है, उसमें और भी चीज़ें मल्टीपल, अब मुझे सारी याद नहीं है। वो मैं बस लिस्ट पड़ी हुई है तो मैं उनका पाउडर बनवा के रख लेता हूँ और वो डेली बेसिस में सॉफ्ट फूड पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके दे रहा होता हूँ कि ये उनकी डाइजेशन में इनको हेल्प कर रहा होगा। अच्छा अशर भाई, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना ये जो मिक्स हर्ब्स का आप पाउडर बनवा के रखते हैं, ये हमारे साथ ग्रुप पे शेयर करवा दीजिएगा। मैं ज़रूर और कर हमारी मीटिंग खत्म होने में, सेशन खत्म होने में 10 7 नंबर मिनट पास से भी में कम का टाइम है, तो हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो तो, भैया आप अपना हम्म, क्वेश्चन कर लीजिए। जी बिल्कुल। और प्लीज करें, फिर नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह रखेंगे बिकॉज आई एम इन ऑफिस, तो मुझे और भी कुछ चीज़ें देखनी है बिफोर लिविंग ऑफिस। जी मैम। हाँ जी अशर भाई, मैंने आपसे ये पूछना था, किसी का एक सवाल था कि हर चीज डाइट और बर्ड भी हेल्दी है, एज भी पूरी है और कर्मीनो डेकिनो का पेयर है, लेकिन क्रॉस भी प्रॉपर किया है, 15 डेज प्रॉपर उन्हें क्रॉस होते हुए देखा गया है। तो लेकिन फिर भी 2 क्लच उन्होंने ना अनफर्टाइल गए हैं। तो क्या मेल में मसला है या कोई नहीं, और इशू है? तो जरूरी अगर नहीं है, मेल में जरूरी मसला है तो क्या ऐसी मेडिसिन यूज करवाई जाए या कौन सी ऐसी डाइट यूज नहीं। करवाई जाए जिससे ये मसला हल हो? ओके, देखें नॉर्मली इस तरह की सिचुएशन में तो नेचुरली, अगर नेचुरल पे उस पर चलते हैं तो नेचुरली आप मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं जिससे वो उनकी डाइट। नेचुरल मल्टीविटामिन से मुराद मेरी ये है कि लूसन वगैरह और क्या कहते हैं, मेथी वगैरह, पालक, हाँ गाजर, जी भाई, ये अदरक, ये वीकली चीज़ें। इस्तेमाल की है उन्होंने। ठीक है, अगर आप समझते हैं इससे नहीं हो रहा और मेडिसिन की तरफ जाना है तो फिर उसमें भी बहुत सारी मल्टीपल ऑप्शन है। अब उसमें फर्टिवेट के नाम से मेडिसिन आती है। उसमें मतलब एक सेकेंड, सॉल्वेटी ब्रीडर, दैट्स आल्सो मतलब गुड फॉर फर्टिलिटी। फर्टिवेट है, फिर उसके अलावा एक एक तो और है मेडिसिन, मेरे ख्याल से वो यूके बेस्ड कंपनी की है, मुझे नाम भूल गया उसका। अब वो यूज करवा सकती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, बल्कि ओमनीवेट फर्टिवेट का कॉम्बिनेशन है और ये मेरे ख्याल से वर्सीला का कंपनी की है, या मुझे खैर सही से याद नहीं है। तो मतलब इन शॉर्ट कोई भी किसी अच्छी कंपनी का जो फर्टिलिटी फार्मूला है बर्ड को फर्टाइल करने का, वो आप यूज कर सकती हैं अकॉर्डिंग अच्छा टू भाई, जी। उनका सवाल ये भी था कि जैसे उन्होंने एक पे ये इसी मेल के साथ 2 फीमेलें लगाई थी, अब उसका फर्स्ट ये वाला क्लच तो जाया हो गया। अब ठीक उन्होंने है, जो अल्बाइनो के साथ उसे पेयर अप किया था, तो क्या वो उसमें भी यही मसला आएगा नहीं या पहले जरूरी नहीं मेल है, को? ठीक। ये जरूरी अच्छा नहीं है, ये अच्छा। डिपेंड करता है बर्ड्स पे। देखें, दिस इज नॉट समथिंग कि सिर्फ इशू मेल्स के साथ हो। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे पास फीमेल्स में भी डन फेलो की फीमेल आज से 3 साल पहले मैंने बाय की थी। अब मैं 3 साल से जी। स्ट्रगल कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए। मतलब मैंने उसको मल्टीपल मेल्स दिए हैं, उसमें उसने मल्टीपल मेल्स के साथ ब्रीड किया, ले भी किया, लेकिन उसमें फर्टिलिटी नहीं आती। और इनफैक्ट मैं बस कह लें कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही सब्र कर लिया, मैंने दवाइयाँ नहीं दी उसको, लेकिन नेचुरल तरीके से मैं तकरीबन सब कुछ दे दिया। और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इस सीजन में वो नेचुरल तरीके से फर्टाइल हो जाए, बट लेट्स सी, हु नोज। तो मतलब इन शॉर्ट ये कोई कह लें कि काइंड ऑफ ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ मेल्स में हो, फीमेल में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये अशर आपने भाई, आज ये बात क्लियर की है। नहीं तो अक्सर यही सुना जाता है कि मेल में नहीं फॉल्ट होता है। नहीं 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 नहीं, मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, लेकिन फीमेल्स में भी होता है। मैं तो प्रैक्टिकली फेस कर रहा हूँ, 3 साल से मैं एक ही बर्ड के साथ स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये फर्टाइल हो जाए। लेट्स सी। ठीक अच्छा है अशर भाई। भाई, एक तहमीना का क्वेश्चन है कि
इनका एक मेल है वो स्टिक क्रॉस करता है, पर उसने ब्रीड भी कर दी है, 2 एग्स भी आ गए हैं फीमेल के साथ। कोई इशू नहीं है, डोंट वरी, ये तो नॉर्मल है। ये बहुत सारे मेल्स में, इनफैक्ट फीमेल्स में भी स्टिक क्रॉसिंग की आदत होती है। इट्स जस्ट अ बैड हैबिट। अगर किसी के पास इस बैड हैबिट की वजह से वो क्रॉस होने के बावजूद सॉरी ब्रीड ही नहीं कर रहा है और ब्रीडिंग नहीं आ रही, तो उसमें बता देता हूँ क्या करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, स्टिक्स वगैरह रिमूव कर देते हैं और बॉक्स जो अंदर रख देते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई हल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। वो खुद ब खुद ब्रीड करेगा इंशाल्लाह। जब उसके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं होगी पेयर के पास, तो दे विल क्रॉस ब्रीड विद ईच अदर। यही सिंपल सा हल है इसका। लेकिन अगर वो ब्रीड कर रहे हैं तो फिर हम वो भी नहीं करते हैं, लगे रहने देते हैं। स्टिक्स भी ठीक है, वो ब्रीड भी करें और अपना स्टिक क्रॉस भी करें, वो उनकी बैड हैबिट है, दैट्स इट। आशर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतना ज्यादा हमें वक्त देने का और अपना अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करवाने का और हमारे इतने सारे सवालों का जवाब देने का। नो प्रॉब्लम, एक मिनट। मोस्ट आई होप कि आप तो लोग अब मेरी बेटी की भी हिम्मत जवाब दे गई है और आप चलें सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जैसे बहनों कि का आप भी लोगों ने सुना। हमें ज्वाइन करने के लिए, इस इंटरेक्टिव सेशन में आने के लिए। तो हम कंक्लूड करेंगे अब। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह विल हैव नेक्स्ट सेशन जब भी आप लोग चाहें, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे या जर्नल, तो विल अगेन हैव अ सेशन। और आई होप ये सेशन अच्छा रहा होगा और आप लोगों ने कुछ तो जी इस आपको लर्निंग मिलेगी। बाकी ये सेशन इंशाल्लाह मैं अपलोड भी कर दूंगा, बिकॉज मैंने सेशन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था। तो मेरे पास जब रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैं इसको अपलोड करके यूट्यूब पे जी मार्क करके तो आप लोगों से लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि जो लोग नहीं सुन सके वो भी इसको सुन लें। तो नाइस जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह आप बरकत तमाम दें बहनों आपको। का। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद जज़ाकल्लाह रखिएगा। आशर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।